नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन ने एक नई सियासी और संवैधानिक बहस छेड़ दी है। पहली बार राज्य वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम यानी हिंदू सदस्यों की नियुक्ति की गई है। सरकारी से पारदर्शिता और सुधार की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, जबकि मुस्लिम संगठनों और कांग्रेस का एक वर्ग इसे धार्मिक संस्थाओं की स्वायत्तता में दखल बता रहा है, यानी रिलीजियस ऑटोनॉमी में दखल बता रहा है। मुस्लिम स्कॉलर ने सवाल उठाया कि जब वक्फ बोर्ड में हिंदू सदस्य बनाए जा सकते हैं तो क्या किसी मुस्लिम को महाकाल या राम मंदिर ट्रस्ट में भी सदस्य बनाया जाएगा? वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने की बात तक कह दी है। दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि वक्फ बोर्ड केवल धार्मिक संस्था नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्तियों का प्रबंधन करने वाला एक वैधानिक निकाय है, इसलिए इसमें विविध प्रतिनिधित्व और पारदर्शिता जरूरी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति सुधार की दिशा में कदम है या धार्मिक मामलों में अनावश्यक दखल है? क्या यह पारदर्शिता का फैसला या नई सियासी बहस की शुरुआत? करेंगे विस्तार से इस पर चर्चा, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देख लीजिए। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन ने सियासी और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। राज्य सरकार ने पहली बार वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल किया है। इंदौर के मनोज मालपानी और गुना के राघवगढ़ निवासी अनिमेश भार्गव को बोर्ड का सदस्य बनाया गया है, जबकि सनवर पटेल को दोबारा वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सरकार का कहना है कि यह फैसला नए वक्फ संशोधन कानून के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य बोर्ड के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में नए प्रावधानों के तहत वक्फ बोर्ड का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो नॉन मुस्लिम्स इसमें अनिवार्य एक्सपर्ट के नाते, तो 2 हिंदू भाइयों को एक्सपर्ट के नाते मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में लिया है और मुझे लगता है कि इनकी सहभागिता से, इनके एक्सपर्टनेस से हम मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड को और अच्छे से चला पाएंगे। वक्फ माफियाओं पर नकेल कसेंगे, वक्फ की आय को बढ़ाएंगे और जन कल्याण परोपकार के कार्य अर्थात फलाई कामों को आगे बढ़ाएंगे, बेटे बेटियों को पढ़ा पाएंगे। सरकार के इस फैसले का विरोध भी तेज हो गया है। मुस्लिम स्कॉलर इमरान खोकर ने वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिन लोगों को इस्लाम और वक्फ की धार्मिक व्यवस्था की जानकारी नहीं है, उन्हें बोर्ड का सदस्य बनाना उचित नहीं है। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी इस फैसले का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। देखिए, मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन में जिन 2 नॉन मुस्लिम सदस्यों को सम्मिलित किया गया है, वो सीधा सीधा इंफ्रिंजमेंट है राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन का। जब इस्लाम को आप नहीं जानते हैं, वक्फ को आप नहीं जानते हैं और ना समझते हैं, तो बेवजह क्यों आप 2 नॉन मुस्लिम सदस्यों को उसमें सम्मिलित करना चाहते हैं? और सरकार की मंशा पूरी तरीके से गलत है। जिस तरह सरकार ने इनडायरेक्टली मठ और मंदिरों पे कब्जा किया हुआ है, उसी तरह का मस्जिद, मदरसों पे और वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पे कब्जा करना चाहती है। ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी जो इतनी जल्दबाजी सनवर पटेल को हो गई? इतनी घबराहट क्यों हो गई? ये समझ से परे मध्य प्रदेश शासन ने उसमें एक और मिस्टेक करी कि 2 अन्य कास्ट का प्रावधान है, उन्हें 3 कर दिए। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आयुक्त जो है वो किस समाज का है, तो 2 से 3 हो गए। इस पूरे मामले को लेके मैं सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी जाऊंगा। उधर सरकार और बीजेपी इस फैसले को वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन की दिशा में बड़ा सुधार बता रही हैं। सब लोग कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब इस देश के कल्चर में है, तो गरीबों के हित में दी जाने वाली भूमि है। वो भूमि पर्टिकुलर किसी मुल्ला मौलवी के नाम तो नहीं की गई। आज ये स्थिति बनी है तो उसमें 2 हिंदू सदस्य रखे हैं। मैं समझता हूँ हिंदू सदस्यों का दृष्टिकोण भी गरीबों का भला करने का है और इसलिए वहाँ पर उनको रखा है। इससे कोई मुसलमानों को तकलीफ होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उनको तकलीफ जरूर हो सकती है जो वक्फ की प्रॉपर्टी को खा रहे थे। देखिए, बहुत प्रसन्नता की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सनवर पटेल जी ने 2025 में जो वक्फ कानून में सकारात्मक परिवर्तन किए थे, उसको मध्य प्रदेश में लागू किया है। ये निश्चित रूप से प्रसन्नता की बात है और इससे बहुत दूरगामी सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। वक्फ बोर्ड के पुनर्गठन ने मध्य प्रदेश में नई बहस छेड़ दी है।
एक तरफ सरकार इसे पारदर्शिता, जवाबदेही और कानून के अनुरूप उठाया गया सुधारात्मक कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष और मुस्लिम संगठनों का एक वर्ग इसे धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप मान रहा है। ऐसे में सवाल यही है, क्या गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति वक्फ बोर्ड को अधिक पारदर्शी बनाएगी या फिर इसमें धार्मिक प्रतिनिधित्व पर भी नई बहस खड़ी होगी? पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट, भोपाल। चर्चा के लिए हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुलरेज शेख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं, फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं और डॉक्टर हसन रिजवी मुस्लिम स्कॉलर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। शुरुआत आपसे कर रहा हूं डॉक्टर गुलरेज साहब की, आपने जो फैसला लिया, आप कह रहे हैं कि पारदर्शिता के लिए है, ट्रांसपेरेंसी के लिए है, बेहतर प्रबंधन के लिए है, फैसला भी सबके सामने है और सदस्यों का चयन भी हो चुका है, लेकिन विपक्ष और मुस्लिम स्कॉलर्स की जो एक खेप है, वो जो एक टीम है, वो कह रही है कि नहीं साहब आपने गलत किया। साफ साफ आरिफ मसूद तो कह रहे हैं कि जल्दबाजी कर दिया आप लोगों ने, क्या कुछ कहेंगे इस पर? पहली बात तो ये केंद्र जेपीसी में पहले लाया गया बिल था, उसके बाद इसके ऊपर 2 दिन चर्चा होती है लोकसभा में, 2 दिन संवाद होता है राज्यसभा में, उसके बाद ये कानून का शक्ल लेता है और ये भारत का कानून है और हर राज्य के ऊपर और राज्य की सरकार के ऊपर यह फर्ज बनता है कि देश के कानून को अमली जामा पहनाए, उसी के अंतर्गत पहनाया गया है। और डेफिनेटली जो इसके पीछे मंशा है, ये पवित्र मंशा है। पवित्र मंशा ये है, तो देखिए कि देश में 58,000 वक्फ की संपत्तियों पे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं और इसमें जब अच्छे लोग होते हैं, जब जानकार लोग होते हैं और जब सब विवादों को सुलझा देते हैं, तो वो हमारी ये मंशा है कि वक्फ की संपत्तियों की आय बढ़े और वो जो आय हो वो मुस्लिम बच्चों के, गरीब मुस्लिम बच्चों के पढ़ाई लिखाई के, स्किल डेवलपमेंट के काम में लिए जा सके और वक्फ की संपत्तियों को कब्जों से मुक्त कराया जा सके। तो एक पारदर्शिता होती है। और जो आप ये कह रहे हैं कि हिंदुओं को जो रखा है इसमें, उसके पीछे भी कारण है। देखिए वक्फ की संपत्तियां सब जगह होती है, ऐसा नहीं है कि केवल मुस्लिम मोहल्ले में ही होती है, वो हिंदू एरियाज में भी होती है, वो मंदिर के पास में भी होती है, तो वो गुरुद्वारे के पास भी होती है, क्रिश्चियन जगहों के पास में भी होती है। तो ऐसा कहीं पर कॉन्फ्लिक्ट जोन हो तो दोनों समुदायों के बीच में भी अच्छी तरह से संवाद हो सके, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इस पे किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं लगा सके, सब कब्जों से मुक्त करा सके और मुस्लिम समाज के हित के लिए यूज कर सके, इसलिए सब कुछ किया गया है। लेकिन एक और सवाल है कि रिलीजियस ऑटोनॉमी को लेकर सवाल उठा रहे मुस्लिम स्कॉलर्स भी जो कुछ है, या कांग्रेस भी यही सवाल पूछ रही है। गुलरेज साहब, इस पर मैं चाहता हूं कि इस आशंका को सरकार कैसे दूर करेगी? ना देखिए वक्फ जो है, वक्फ बोर्ड जो है, मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ। देखिए पहली बात तो समझिए वक्फ क्या होता है और वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ तो यह है कि मेरी एक संपत्ति है, उसको मैंने दान कर दिया मस्जिद के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मदरसे के लिए, तो मैंने उसको वक्फ किया। अब वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड तो गवर्नमेंट की बॉडी है जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मैनेजमेंट करती है। ये कोई ट्रस्ट नहीं है कि दरगाह की समिति हो या मस्जिद की समिति हो, मस्जिद का ट्रस्ट हो। ये एक गवर्नमेंट की बॉडी है। और वैसे भी गवर्नमेंट की बॉडीज में आप ये देखिए, अल्टीमेटली आप जिले के स्तर पे जाएंगे तो कलेक्टर जो होता है वो इन सबका हेड होता है। अब कलेक्टर का उसमें मजहब नहीं देखा जाता है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है कि कुछ और है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। सिद्दीकी साहब, आपका रुख कह रहा हूं कि संवैधानिक या कानूनी आधार पर यह फैसला आपको गलत लग रहा है, क्योंकि गुलरेज साहब तो कह रहे हैं कि इस पर चर्चाएं हुई, इसको पारित कराया गया, राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया और उसके आधार पर यह जो निर्णय या तस्वीरें जो इस वक्त सामने है, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आप लोग चूंकि हमेशा संविधान की बात करते रहते हैं, संविधान को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करते हैं, यह फैसला संवैधानिक या कानूनी किस आधार पर कांग्रेस को गलत लग रहा है? तो गुलरेज भाई कह रहे हैं जितनी आवाज आ रही है जी फिरोज साहब, आवाज आपकी आ रही है, आप अपनी बात रखें। हाँ, जितनी भी बातें ये गुलरेज भाई कह रहे हैं, आप ये देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मसला गया तो ये खुद सरकार ने कहा कि हम साफ संशोधन ले आएंगे इसमें और अब 2 सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, लेके आइए संशोधन। अभी वर्तमान में ये मामला विचाराधीन है सुप्रीम कोर्ट में और ये हमने ये भी प्रश्न उठाया था लोकसभा में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी कि ये धार्मिक जो है, इसकी धार्मिक ट्रस्ट है,
जो मुस्लिम स्कॉलर है इमरान साहब, उन्होंने भी यही बात की। और जो आर्टिकल 26 है वो हर समुदाय को ये अधिकार देता है कि वो अपनी धार्मिक ट्रस्ट बनाए, अपने अनुरूप चलाए और उसमें किसी का हस्तक्षेप ना हो। तो उसमें गलत बात तो हमने कही नहीं है। बहुत सारी जगहें हैं जहां मंदिरों के, गुरुद्वारे के, चर्चों के ट्रस्ट है, जहां कलेक्टर अध्यक्ष होता है, और यदि कलेक्टर किसी अन्य समुदाय का होता है तो एडीएम को बनाया जाता है या किसी नियुक्त की जाती है किसी को। तो ये जो परंपरा है इसको तोड़ा आपने, नंबर 1। नंबर 2, जल्दबाजी क्यों? भाई अगर सुप्रीम कोर्ट में जब कोई मामला विचाराधीन है और सरकार खुद कह चुकी कि अभी हम जो है साहब इस पे संशोधन ले आएंगे और संशोधन लेके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, ये सरकार ने कहा ना, हमने तो नहीं कहा। तो जब आप संशोधन प्रस्तुत नहीं हुआ और उसके बाद बहस होके उस पर कोई ऑर्डर नहीं आया, आपको जल्दबाजी क्या थी इसमें? तो नहीं, कांग्रेस में दिक्कत क्या है? मतलब नहीं, फिरोज साहब दिक्कत कहाँ है? गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति से या इस पूरी प्रक्रिया से? समझाइए भाई। हमारा ये कहना है कि ये एक हमारा धार्मिक इदारा है, संस्था है, ये हमारी धार्मिक संस्था है और इस आर्टिकल 26 के तहत हर समुदाय को अपनी धार्मिक संस्था बनाने का अधिकार है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय कर लेने दीजिए कि ये एक सामाजिक संस्था है या ये धार्मिक संस्था है। तो जब पहले तय तो हो जाए सुप्रीम कोर्ट में, फाइनल ऑर्डर तो आ जाने दीजिए सुप्रीम कोर्ट में। आपको जल्दबाजी क्यों पड़ी है कि आपने उठाया, आप तो चंपत राय डालना चाहते हैं इसमें कि माल लेके चंपत हो जाए। हम तो वो नहीं चाहते ना। आज भी हमारी संपत्तियां जो है भले कब्जे हों, लेकिन संपत्तियों किसी ने बेचा नहीं है, और अगर बेचा है तो वो जेल भी गए। ये भी है, ये भी सही है। जरा इस तस्वीर को समझते हैं। डॉक्टर हसन रिजवी साहब, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लौटता हूं सिद्दीकी साहब। हसन रिजवी साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं इस पूरे मसले को, जो ये तस्वीर आज सामने आई है? और जो बात मैं चाहता हूं कि जरा इसको भी आप क्लियर करिएगा, जो फिरोज साहब कह रहे थे कि क्या वक्फ बोर्ड पूरी तरह से कोई धार्मिक संस्था है या फिर कानून के तहत गठित एक निकाय भी है जिस पर प्रबंधन को लेकर जो आज फैसले लिए गए हैं, उसको लेकर एज ए मुस्लिम स्कॉलर आपका क्या स्टैंड है? राघवेंद्र जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जैसा कि वक्फ बोर्ड है, जब से देश आजाद हुआ उसके बाद से ये कंपनी बनाई गई है जो गवर्नमेंट के अधीन काम करती है, गवर्नमेंट इसका जो गठन करती है और जो बाकायदा निर्वाचित होती है। लेकिन उसमें बाद तरह तरह की जो होते हैं अनुमोदन होते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, वक्फ बोर्ड की स्थिति को अगर सही करने की गवर्नमेंट की भूमिका है, तो इससे भी ज्यादा जरूरी ये था कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वक्फ की जमीनें अगर आप सर्वे करेंगे तो 80% से ज्यादा जमीनें जो है वो या तो विवादित है या किसी न किसी दूसरे के कब्जे में। तो पहली बात तो ये मंशा अगर होती नौकरी के यहाँ वक्फ बोर्ड की आमदनी को बढ़ाना है। दूसरी बात, इसके सबसे बड़े कसूरवार मुसलमान खुद हैं। आप किसी भी स्टेट में जाएंगे, किसी भी शहर में जाएंगे, तो वहां पर साजिश होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि दूर से जो फायदा किसी दूसरे वक्फ बोर्ड से फर्जियाब होने देते या मुसलमानों को फर्जियाब होने देते हैं, उनका पहला काम होता है तो 20-30 रुपए की रसीद कटा करके उस जगह के मालिक बन के घूमते रहते हैं और वो बैक डोर से उस जमीन को काफी आज के रेट के हिसाब से, किराए के हिसाब से दूसरों को उठाते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि मुसलमान खुद ही अपना भला करना नहीं चाहता। चंद लोग होते हैं, जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, बीजेपी की या अदर गवर्नमेंट, उसमें जो उनके जैसे लोग होते हैं, जो उनका सपोर्ट कर रहे होते हैं, जो उनके तरह के लोग होते हैं, जिनका एक कमी होता है, उसका गठन करके उस तरीके से मेंबर होते हैं, उनमें से एक चेयरमैन चुन लिया जाता है। बिना गवर्नमेंट की मंशा से जो स्वतंत्र ऐसे जो है इलेक्शन नहीं होते कि जिसमें बहुत पारदर्शिता रही हो। जो भी सरकारें होती है उनका सबसे यही काम होता है और सरकार के रूप में आकर के वो लोग जो है उसका गठन करते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। तो मेरा मानना यही है कि देखिए, अगर गवर्नमेंट की मंशा ही है, हिंदू भाई का उसमें हो जाने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए, सरकार आप चला रहे हैं, आप मेजोरिटी में, आपको ऐसा लगता है कि ये करने से कुछ विवाद कम हो जाएंगे या वक्फ बोर्ड का जो मुसलमानों का थोड़ा सा एक तरीके से मतलब इसकी डेवलपमेंट हो जाएगा या उनकी एजुकेशन बढ़ जाएगी या उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। तो अगर ये मंशा रखते हुए आप ऐसा काम करना चाहते हैं तो साथ साथ आपको जो वक्फ बोर्ड की सबसे बड़ी समस्या है वो यही, जो वक्फ बोर्ड की जो भूमि है, 80% से ज्यादा भूमि पूरे हिंदुस्तान में किसी न किसी के कब्जे में है और वो कब्जा आज तक मुक्ति नहीं कराया गया। जो कलेक्टर होता है वो कभी उस पर कार्रवाई नहीं करता है
सरकारें कोई भी जो आपने बात कही उसका जवाब मैं जरा सा फिरोज जी से ले लूं, फिर गुलरेज साहब आपके पास आता हूं। फिरोज जी, जो बात कह रहे हैं डॉक्टर हसन रिजवी साहब की, है उसमें कमियां है, सुधार की आवश्यकता है। तो जो एक बोर्ड है जो करोड़ों के संपत्तियों का प्रबंधन करता है, अगर उसमें रिजवी साहब ऐसा कह रहे हैं कि अगर ऐसा करने से पारदर्शिता बढ़ती है, प्रबंधन बढ़ता है, तो ये अच्छी बात है ना, फिर ये विरोध क्यों आपका? भाई विरोध कहाँ कर रहे हैं हम तो ये पूछ रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला अभी लंबित है तो आपकी सरकार जो है, सरकार खुद कह के आई सुप्रीम कोर्ट में कि हम किसी भी केंद्रीय बोर्ड में या राज्य के बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं करेंगे और हम इस पे संशोधन लेके आएंगे कि दो सदस्य होना चाहिए। ठीक है, इस पर ये सरकार, ये बहस अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और आप जो है ये सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करके नई नियुक्ति ले आए। और अगर ये इतना ही सब कुछ अच्छा सरकार कर सकती होती तो पहले राम मंदिर ट्रस्ट संभाल लेती वो। वहीं सबसे ज्यादा जो है आरोप राम मंदिर ट्रस्ट में आए, वो तो प्रधानमंत्री के नाक के नीचे हो रहा है। वो जवाब दीजिए। आप जो कह रहे हैं ना वो उस बात में फर्क है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को ये तय कर लेने दीजिए। हो सकता है हम भी गलत हो और हम अपने कानून को समझ रहे हैं, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट को तय कर लेने दीजिए। बताइए, गुलरेज भाई तो खुद है ना अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष हैं, बड़े पद पर है, केंद्रीय पद पे। आज तक बताइए कौन से केंद्रीय बोर्ड में नियुक्ति हुई, कौन से राज्य के बोर्ड में नियुक्ति पर कहाँ चले गए साहब? क्योंकि सरकार ने खुद ने आश्वासन दे रखा है। उनकी नियुक्ति पर कहाँ चले गए? गुलरेज साहब इसका जवाब दीजिए। देखिए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने या किसी कोर्ट ने अभी तक इसके ऊपर स्टे लगाया है? नहीं लगाया है। तो जब स्टे नहीं लगाया है, वो पार्लियामेंट से वो पास हो चुका है, तो वो अब बिल नहीं, वो कानून की शक्ल में है। वो कानून का पालन करवाना, केंद्रीय कानून का पालन करवाना राज्य सरकारों का कर्तव्य बनता है। और अभी हमारे बीच में जो कानूनविद बैठे उन्होंने भी कहा कि 80% लगभग वक्फ की प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे हैं। मैंने भी आपको शुरुआत में कहा कि 53,000 समथिंग लाइक दैट जो है फिगर कि पूरे हिंदुस्तान में वक्फ की संपत्तियों में कब्जे हैं। हम चाहते हैं एक अच्छी नीयत के साथ कि इनका सदुपयोग हो और मुस्लिम समाज के लिए हो। आप ये देखिए, पिछले 3-3.5 साल में हमने मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड की से जो कुल आय होती है उसको डबल कर दी है। हालांकि वो अभी भी ऊँट के मुंह में जी रहा है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि इतने बड़े बोर्ड की पूरे प्रदेश में जो वार्षिक आय हुआ करती थी वो 1 करोड़ हुआ करती थी, अब वो 2 करोड़ कर दी है उसको। लेकिन ये भी ऊँट के मुंह में जी रहा है। इसको 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना करने की आवश्यकता है, प्लस भूमियों को कब्जा मुक्त कराने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों के अंदर कितने बड़ी बड़ी पार्टियों को जो काबिज थी उनको भी नोटिस गए हैं और बहुत सौ को मुक्त भी कराया गया है और वापस और भी मुक्त किया जाएगा। ये लिख लीजिए आप। फिरोज साहब, ये विरोध इसलिए तो नहीं है ना कि भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला ले लिया है? क्या कांग्रेस ये पूरी तरह से मानती है कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में किसी भी तरह की कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ गुड एंड वेल है? सवाल ये है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट नहीं संभाल पाए वो वक्फ बोर्ड संभालने की बात कर रहे हैं, तो ये तो अब आप छोड़ ही दीजिए कि वो भारतीय जनता पार्टी क्या क्या कर लेगी। इस राम मंदिर ट्रस्ट में तो पहले दिन से जमीनों के घोटाले के आरोप। लेकिन सिद्दीकी साहब, ये बोर्ड सिर्फ ट्रस्ट नहीं है ना, ये कानून के द्वारा गठित किया गया एक निकाय भी तो है। इस बात को क्यों इग्नोर कर रहे हैं आप? भाई, कोई चीज आपने अधिनियम बनाया, अधिनियम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया, उसके कई सारे बिंदुओं पे स्टे लग गया। जब इस पर स्टे लगने की बारी आई तो सरकार ने कहा कि हम सब संशोधन ले आएंगे इस पे, तो उन्होंने कहा संशोधन लेके आइए। तो आप जब संशोधन आ जाए तब आप उसको, और सुप्रीम कोर्ट उस पर फाइनल ऑर्डर दे दे, आप करिए ना। हमने कब मना किया है भाई? कोई भी सरकार जो है उसकी एक अपनी इंटीग्रिटी होगी, वो सरकार अपना कोई काम ऐसा करेगी कि उसकी एक इंटीग्रिटी रहे। हमारी सरकार संवैधानिक मूल्यों का पालन करेंगे या नहीं करेंगे, आप ये तय कर लीजिए कि ये धार्मिक ट्रस्ट है अथवा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तय कर लेने दीजिए, उसके बाद आप अपनी बात करिए। ये असल में हिंदू मुस्लिम भूमि कब्जों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगेंगे उससे बचने के तरीके ढूंढ रहे हैं। मैं तो सिंपल, और कांग्रेस पार्टी ने यही बात कही ना कि भाई सुप्रीम कोर्ट का आदेश जब आ जाए उसके बाद आप सब कुछ करिए, तो आपको जल्दबाजी क्यों है? ठीक है।
लौटता हूं आपके पास। जो बात आप कह रहे हैं उससे उलट थोड़ी सी बात जरूर हसन रिजवी साहब कह रहे हैं, क्योंकि उनका भी एक अपना अनुभव है, मुस्लिम स्कॉलर है, बड़े शिक्षाविद व्यक्ति हैं। आपका हसन रिजवी साहब एक बार फिर से रुक कर रहा हूं कि अब किस तरह से आप देख रहे हैं ये जो इसमें कहीं ना कहीं धार्मिक ऑटोनॉमी की जो बात आ रही थी, रिलीजियस ऑटोनॉमी की जो बात आ रही थी, इसको लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही थी, कुछ मुस्लिम स्कॉलर्स भी ये बात कर रहे थे कि सरकार के इस फैसले से उसमें रिलीजियस ऑटोनॉमी में हस्तक्षेप होगा। आप इससे सहमत हैं? क्या ऐसी तस्वीर आपको इस फैसले के बाद नजर आ रही है कहीं? सरकार कोई भी कदम उठाती है जब वो पंचायत के हिसाब से देखिए सरकार बनती है, तो कांग्रेस प्रवक्ता की भाई कह रहे थे ना कि जल्दी क्या है। अगर कांग्रेस में जल्दी जो है जो तमाम देश में दंगे हुए थे उस पर फैसले किए होते, एसआईटी की जांच सही हुई होती, तो आज हमारे ऊपर इस तरह की सरकारें मुसल्लत नहीं होती। और जब इस तरह की सरकारें मुसल्लत नहीं होती, इस तरह के आदेश नहीं आ पा रहे होते। तो सबसे पहले तो दोषी कांग्रेस है। और रही बात मुसलमानों की अपनी सोच की कमी ये है कि उन्होंने अपनी चीजों को खुद ध्यान नहीं दिया। जो वोट में ज्यादातर जो जमीनें है उसमें 90% तो मुसलमानी के रहता है, मुसलमानों के हाथ नहीं है, लेकिन वो खुद नहीं अच्छा होना चाहती। मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि उनको तो पनिशमेंट होना चाहिए। इस तरह के लोग हैं जितनी भी प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टीज है वो मुसलमानों ने सिर्फ 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में उसकी रसीद कटा करके और अपने आप को मालिक समझ करके उसको जो बैठ हो दूसरे के हाथ उसको लेके 2-2 लाख रुपए किराए पे जो है उसको दे करके रखते हैं। तो सुन लीजिए, एक साथ जवाब लेने वाला था मैं आपसे। पहले हसन रिजवी साहब को सुन लीजिए। वो जो आरोप लगा रहे हैं मुझे पता था कि उसके आप जवाब जरूर देंगे, लेकिन बीच में उनको सुन के फिर जल्दी से। हमारा जो मेन पॉइंट है वो उस पॉइंट पे तो आप बात कर ही नहीं रहे। हमारा मेन पॉइंट तो ये है ना कि ये सुप्रीम कोर्ट में अभी ये अधिनियम लंबित है। अरे ठीक है ना, लेकिन इसलिए भी तो नहीं लगा ना पूरी तरह से, कुछ पॉइंट्स पे लगा ना फिर ये भी नहीं बता पूरी तरह से इसलिए भी तो नहीं लगा है ना। और बाकी जो 29 राज्यों में कहां नियुक्तियां हो गई हैं बताई दीजिए हमको, अगर हम गलत है तो गलत कौन है, गुलरेज साहब या डॉक्टर हसन रिजवी? सरकार गलत है। ये संवैधानिक मूल्यों का जो है अनदेखी और उल्लंघन कर रही है। रिजवी साहब आपको गलत कह रहे थे, कांग्रेस को गलत कह रहे थे, आप गुलरेज साहब को कह रहे हैं। गुलरेज साहब आप किसको गलत कहेंगे? कौन गलत है, कौन सा है? जल्दी से एक आखिरी आप बोलिए ना कि सुप्रीम कोर्ट का ये इंटरिम ऑर्डर कहाँ है? भाई हमको कहीं से तो जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप ऐसा कर सकते हैं, दिखा दीजिए हमको। तो अच्छी बात है ना कि मध्य प्रदेश से शुरुआत हुई है भैया, कहीं ना कहीं। अरे भैया जो बोल के आए थे भैया वो बात तो बताओ ना। आप सुप्रीम कोर्ट के जो बोल के आए थे वही बात तो कह रहे हैं। कल पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट को। वो देश का कानून है तो कहीं से तो शुरुआत हो रही थी, एमपी से हुई। तो फिर बोल के क्यों आए थे आपके मुकुल रोहतगी जी कि हम साहब इस पर कोई काम नहीं करेंगे, हम इस पर संशोधन पेश करेंगे? हम वही तो सवाल कर रहे हैं। अगर इससे देखिए, अगर ये आप गलत बोल रहे हैं, अगर आप बहका रहे हैं दर्शकों को, अगर ठीक है काम कर लीजिए आरोप प्रत्यारोप के साथ। लेकिन ये जनता को फैसला करने देते हैं। और जो बात डॉक्टर हसन रिजवी साहब कह रहे थे कि अगर ये बेहतरी के लिए हुआ है सिद्दीकी साहब, इसका फैसला जो आप कह रहे हैं कोर्ट में जो चीजें लंबित है उस पर भी तस्वीरें सामने आएंगी, लेकिन अब यह फैसला लिया गया है। डॉक्टर हसन रिजवी ने इसका समर्थन जरूर किया है। कौन सही है कौन गलत है, कितना सही कितना गलत है, यह फैसला सबके सामने जनता जरूर करेगी। बोर्ड को लेकर और ट्रस्ट को लेकर जो तमाम बातें उस पर भी फैसले जरूर सामने आएंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलरेज साहब आपका, सिद्दीकी साहब आपका और डॉक्टर हसन रिजवी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की बहस में पक्ष भी सामने आया, विपक्ष भी अपनी दलीलें देता रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है कि क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पारदर्शिता और बेहतर प्रशासन की दिशा में उठाया गया कदम है या फिर यह धार्मिक प्रतिनिधित्व और स्वायत्ता के दायरे में दखल है। कानून, राजनीति और आस्था के इस संगम पर बहस अब भी जारी है। फिलहाल आज के लिए इस बहस में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।